हेलो एवरीवन, आई एम प्राची। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था सेक्शन 6 को, और इसके इलस्ट्रेशंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा था सेक्शन 6 के। उसके बाद हम लोगों ने रेस जेस्चर का टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। इसके प्रिंसिपल को हम लोगों ने समझा था कि इसमें किस किस चीजों की जरूरत होती है रेस जेस्चर के प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि समय, प्लेस, व्यक्ति के जो एक्शन कर रहा है वहां पे खड़ा होकर के उस दौरान जिस समय फैक्ट इन इशू हो रहा है, फैक्ट इन इशू अराइज हो रहा है, किस तरीके से कनेक्टेड है, उसका पर्पस क्या था किसी काम को करने का। तो ये सारी चीजें जब आपस में कनेक्टेड होगी तो वो रेस जेस्चर के अंदर फॉल करेगा। जब सारी चीजें जैसे प्लेस है, टाइम है, एक्शन है, पर्पसेस है। टाइम इतना होना चाहिए कि जिसमें फैब्रिकेशन का समय ना मिल सके सामने वाले को। प्लेस, ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, या अगर दूर भी है, अगर ये एक जगह है, यहाँ पे घटना घटित हो रही है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, जैसे हम लोगों ने कल इंडिया और पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल लिया था। कोई व्यक्ति दूर बैठा है और यहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो भी उस समय जब वो कार्य हो रहा है, फैक्ट इन इशू है, तो वो कैसे किस तरीके से ये व्यक्ति इन्वॉल्व है इसमें, उस समय जब ये घटना घटित हो रही है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि ये प्लेस कनेक्टेड था उस समय या नहीं था। कितना टाइम लगा यहां से यहां पर आने में, तो काफी समय लग जाएगा। इस बीच में फैब्रिकेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉल पे बात कर रहा हो, कॉल से कोई काम कर रहा हो, तो फैब्रिकेशन का टाइम नहीं लग रहा है। ये बोल रहा है हाँ हाँ चलो जाओ, वहां पे पुलिस चली गई है, वहां से मैं कैमरे पे देख रहा हूं। अगर ये ए व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम चौराहे पे खड़े हो, चलो जाओ, वहां से पुलिस चली गई है, तुम आगे अपना काम करो, तो ये उस समय उसको उसी समय से डील कर रहा है। यहाँ पे तो समय का कोई गैप हो नहीं रहा है। इसके इसके एक्ट से ये एक्ट इस तरीके से रिलेटेड है कि ये एक्ट होगा तभी एक्ट हो रहा है। ये बताएगा फोन पे तभी सामने वाला बी जो है ये काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से तुरंत कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के एक्ट पर दूसरा एक्ट डिपेंड है या नहीं है, प्लेस में ज्यादा, डिस्टेंस में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोगों ने कल देखा था अच्छी तरीके से। आज हम लोग केस लॉस से और अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि केस लॉस करने से टॉपिक, एक तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाता है, दूसरा ये कि टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता जाता है। क्योंकि केस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं कि ये किस केस में कहा गया था, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो केस देखिए, केस है जेंटिला विजयवर्धन राव। अब ये प्रोनाउंसिएशन का कुछ भी हो सकता है, देखिए प्रोनाउंसिएशन में एरर आ सकता है, कोई अलग प्रोनाउंसिएशन करता है, कोई किसी का अलग होता है। तो ये नाम में ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने अलग प्रोनाउंसिएशन किया था, इन्होंने अलग, ये अलग तरीके से बोल रहे हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट। Gentila Vijayvardhan Rao and others versus State of Andhra Pradesh 28 अगस्त 1996 का ये केस है। The provision of Section 6 of Indian Evidence Act has been explained by Apex Court in as follows। अब ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरीके से सेक्शन 6 का जो प्रोविजन है वो लागू होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा किसी केस पर, इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। द प्रिंसिपल और लॉ एम्बॉडीड इन सेक्शन 6 इज यूजुअली नोन एज रूल ऑफ रेस जेस्चर, जो कि हम लोगों ने अभी देख रखा है। अब ये रेस जेस्चर तो कहीं वर्ड है नहीं अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो ये आया कहां से? तो ये आया है भाई इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ में रेस जेस्चर वर्ड यूज किया जाता है, उसी के प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। The essence of the doctrine is that fact which though not in issue is so connected with the fact in issue, जो कि इशू में तो नहीं है लेकिन इस तरीके से कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से कि वो एक ट्रांजैक्शन में हो जा रहा है और वो उसकी वजह से रिलेवेंट हो जा रहा है। फैक्ट इन इशू तो नहीं है वो फैक्ट, लेकिन ये जो फैक्ट है ना, इस तरीके से इससे कनेक्टेड है कि ये एक ट्रांजैक्शन में हो जा रहा है, इसमें ज्यादा दूरी नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम गैप नहीं है।
तो जब ये एक ट्रांजैक्शन में हो जा रहा है, इसलिए ये आपस में रेलेवेंट हो जा रहा है और ये रेलेवेंट फैक्ट बन जा रहा है और ये रजिस्टर के अंदर फॉल कर रहा है। हत्या हुई, हत्या हो रही है, वहां पे बच्चा बैठा है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसका जो एक्ट है उसके फीलिंग से तुरंत निकल रहा है, तुरंत, उसको फैब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, वहां फैब्रिकेट कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बच्चा वहां पे बैठ करके चिल्ला रहा है जोर जोर से कि बचाओ बचाओ, मैं रो रहा हूँ, मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है, या घर में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है। तो उसका जो एक्ट है यहाँ पे वो इस तरीके से कनेक्टेड है, उसका रोना जो है वो एक फैक्ट है, वो इस तरीके से कनेक्टेड है जो मेन फैक्टिंग इशू से कनेक्ट हो जा रहा है। The rule is roughly speaking an exception to the general rule that hearsay evidence is not admissible. हम लोगों ने देख रखा है कि hearsay evidence admissible नहीं होता है, उसको evidence नहीं माना जाता है, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करती है। तो लेकिन ये जो रेस जेशे का रूल है ये यहाँ पे एज अ एक्सेप्शन काम कर रहा है इन हियरसे एविडेंसेस। वो बच्चे का रोना ऐसे देखा जाएगा तो उस बच्चे का रोना यहाँ कोई महत्व नहीं रखता। बच्चे का रोना से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दे यहाँ पर कि कोई व्यक्ति जो है चौराहे पे किसी को मार रहा है, जब उसे मार रहा है तो जो लोग खड़े वो चिल्ला रहे अरे उसे मत मारो वो मर जाएगा, उसे छोड़ दो, अरे उसके सर पे मार दिया अब तो ये मर ही गया। तो ये जो तीसरे व्यक्ति के द्वारा बात कही जा रही है ये तो एज अ हियरसे एविडेंस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हियरसे इसका एक्सेप्शन में फॉल कर जा रहा है क्योंकि उसी घटना के दौरान ये सारी चीजें हो रही हैं। वो वहां से वो व्यक्ति जो है चिल्ला रहा है, जो बचाने के लिए कह रहा है, वो वहां से कनेक्टेड हो जा रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अरे उसको और मारो उसे, अब वो मरेगा, आज तो उसको मारना ही है। अगर इस तरीके से भी कोई बात कह रहा है, ये भी क्या है, हियरसे एविडेंस है। तो ये हियरसे एविडेंस क्योंकि थर्ड पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, भले वो मार नहीं रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा इसके। नेक्स्ट कह रहा है द रेशनल इन मेकिंग सर्टेन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट admissible under section 6 of Indian Evidence Act is on account of the spontaneity and immediacy। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कब से यही देखते हुए आ रहे हैं कि वहां पे स्पॉन्टेनियस कोई काम होना चाहिए, इमीडिएटली कोई काम होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है। जैसे वो कह रहा है मारो और मारो या बचाओ छोड़ दो उसे, तो ये सारे जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो तुरंत एक्ट के दौरान दिए जा रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी है इसमें बनी हुई, इमीडिएटली दिए जा रहे हैं, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। बट इट इज नेसेसरी दैट सच फैक्ट और स्टेटमेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। ए ने इसे भड़काया बी को, ए वहीं खड़ा था, बी सी को मार रहा था, ये दोनों आपस में मार रहे हैं और ए भड़का रहा है बी को और मारो, सी को और मारो, अरे उसको छोड़ो नहीं, आज तो वो मरेगा ही। अब इसी के भड़काने से, इसके चिल्लाने से, इसके प्रोवोक करने से बी सी को मार रहा है, बी को सी को मारना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेम ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन में से काउंट किया जाएगा। जब ये सेम ट्रांजैक्शन में फॉल कर रहा है इट मींस दिस इज फॉल अंडर रेस जेस्चर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स सच स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड कंटेम्पोरेनियस विद द एक्ट्स which constitute the offense or at least immediately thereafter, immediate हो रहा है। हाँ ये भी हो सकता है कि ये जो एक, अगर इसका एग्जांपल हम ना ले तो जब बी सी को मार रहा है तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, जो हमने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है, जब ये लोग चिल्ला रहे हैं अरे छोड़ दो, मत मत मारो, अरे इसने तो सर पे मार दिया, खून देख के लोग भाग रहे हैं वहां से तुरंत, यहां तक स्टेटमेंट के साथ साथ उन लोगों की जो एक्ट है। अब जैसे बी ने सी को मारा, जब बी ने सी को मारा तो डी अरे ये क्या हो गया ऐसे बोला, तो जो उसका अरे ये क्या हो गया, ये तो अगर देखा जाए, अगर फैक्ट इन इशू को हटा दिया जाए तो ये तो कोई फैक्ट है नहीं, लेकिन अगर फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्ट किया जाए तो इससे ये पता चल रहा है कि इतना बड़ा चोट था जिसकी वजह से डी के मुंह से ऐसा निकला कि अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड देखो क्या कर दिया इसने। अगर इस तरीके की कोई बात हो रही है, डी अगर इस तरीके की कोई बात कह रहा है यहां पर, तो कहना और करना, घटना देखते ही लोग छोड़ के भागने लगे वहां से, तो ये सब क्या सारी चीजें क्या है, फैक्ट है जो कि इससे कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से।
यहां तक आपको समझ में आ गया हो। लिस्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर, सबसे कम गैप होना चाहिए। If there was an interval, however slight it may be, which was sufficient enough for fabrication, then statement is not part of phrase gesture. अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरवल है, कोई भी गैप है जिससे ये प्रूफ नहीं हो सकता, जिससे ये हो जा रहा है कि बीच में फैब्रिकेशन हो जा रहा है, बीच में कुछ भी मिलावटी वाली चीजें हो सकती थी उस एक्ट के दौरान, तो वो रजिस्टर के अंदर फॉल नहीं करेगा। जैसे कि हमने आपको बताया, जब बी ने सी को मारा तो जब ये बी सी को मारा, बी सी को मार रहा है, उस दौरान सी भागा, वहां से भागते भागते वो काफी दूर भागा, यहाँ पे 10 मिनट का समय लग गया सी को भागते हुए आते हुए, तब तक बी जा चुका था। सी डी के पास पहुंचा, सी जाकर के डी को बताता है कि अरे तुम्हें पता है मैं वहां से भाग करके आया हूं, बी मुझे मार रहा था। तो इस 10 मिनट के दौरान इतनी गैप हो चुका है कि सी रास्ते में भागते समय ये सोच सकता था कि कुछ भी फैब्रिकेशन कर सकता था, इसमें कुछ भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर सकता था अपने स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे ये रजिस्टर का पार्ट नहीं माना जाएगा जब सी भाग के डी के पास आया, क्योंकि लंबा समय हो गया। हाँ, अगर डी वहीं पास में खड़ा होता और सी भाग के आता डी के पास और बताता बातों को, तो भी फैब्रिकेशन हो सकता था, अगर समय ज्यादा गैप नहीं है तो। डी वहां खड़ा होकर देख रहा है, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, सब मिला जुला के बात यहाँ ये है। नेक्स्ट केस इज बेडिंग फील्ड का, आर वर्सेस बेडिंग फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और अगर आप ये लिख के आ गए तो ये लैंडमार्क केस माना जाता है, आर वर्सेस वेडिंग फील्ड। इसमें क्या हुआ था, बहुत अच्छा केस है ये। इट वॉज एक्सप्लेन दैट, इसका फैक्ट ये है कि अ वुमेन केम आउट ऑफ अ रूम, एक वुमेन जो है, एक औरत है, वो अपने रूम से निकल के बाहर आती है और उसका गला जो होता है, उसका गला वो कटा होता है, थ्रोट उसका कटा होता है बिल्कुल यहाँ से। एंड टोल्ड टू हर aunt दैट सी व्हाट वेडिंग फील्ड हैज डन टू मी, और तुरंत कटे हुए गले के साथ वो कहती है अपनी आंट से कि देखो देखो ये वेडिंग फील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया। तुरंत कटे हुए गले के साथ वो बाहर आ रही है रूम के और अपनी आंट से कह रही है कि देखो ये वेडिंग फील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट said by a woman to be relevant as this was forming the same transaction with the fact in issue। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने इसे माना रेलेवेंट, इसलिए माना क्योंकि उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा माना जाएगा। वो आकर के बता रही, हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जो बी है सी को जब मारा तो सी डिस्टेंस तय किया 10 मिनट का, 10 मिनट का डिस्टेंस तय किया, उसके बाद डी के पास आके सारी बातें बताता है। लेकिन यहाँ पे वो तुरंत अपना घर का रूम का दरवाजा खोलती है, आंट के पास जाती है और कहती है देखो वेडिंग फील्ड ने मेरे साथ क्या कर दिया। अब ये बात कहते हैं, उस समय उसका गला भी कटा हुआ है। तो ये जो इसमें जो ट्रांजैक्शन है, फैब्रिकेशन का मौका नहीं मिला इस वुमेन को, फैब्रिकेट नहीं हुआ है कुछ भी, तो ये रजिस्टर के अंदर फॉल करेगा और ये रिलेवेंट माना जाएगा इस औरत का कहा गया स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू हेल्सबरी लॉ, द आइटम फॉर्मिंग रजिस्टर with the main fact due to their connection and strength as to main fact in issue are admissible and relevant। क्योंकि ये काफी ज्यादा कनेक्टेड था। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, कनेक्शन देखा जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ देखा जा रहा है, किस तरीके से ये जो स्टेटमेंट दिया गया इस वीमेन के द्वारा वो किस तरीके से कनेक्टेड है। आखिर किसी का गला कटा हुआ है, वो रूम से निकल रहा है, तो इतना तो समय नहीं मिल पा रहा है कि वो कुछ फैब्रिकेट कर पाए, और उनके बाहर ही आंट खड़ी है उसकी, इतना समय तो उसे मिल नहीं पा रहा है, तो ये उसका रिलेवेंसी मानी जाएगी, उसका रिलेवेंट माना जाएगा, इसमें कोई फैब्रिकेशन का समय नहीं ऐड हुआ है। इसलिए इसमें सर जेम्स स्टीफन भी डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन, डिफाइन द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन होता क्या है, किस तरीके से उसको ट्रांजैक्शन माना जाएगा रजिस्टर में, and explain that the fact or group of facts which are so connected as to be perceived as one or included in fact in issue and is hardly separable with other। अब यहाँ पे इस जो विमेन के द्वारा कहा गया आकर के चिल्ला करके कि अरे देखो वेडिंग फील्ड ने मेरे साथ क्या किया, ये जो बात कही गई ये सेपरेबल नहीं हो सकता जो मेन फैक्ट है वहां से,
तो जब ये सेपरेबल नहीं हो सकता, इस तरीके से कनेक्टेड है कि सेपरेबल नहीं है, यहाँ पे फैब्रिकेशन का मौका नहीं मिला, तुरंत किया गया एक्ट है इस वीमेन के द्वारा, इसलिए ये माना जाएगा कि उसी ट्रांजैक्शन में किया गया है और रजिस्ट्री के अंदर फॉल करेगा। इसी बात को सर जेम्स स्टीफन ने बताया। अब आपको हमने इन फर्स्ट लेक्चर और शायद इन सेकंड लेक्चर हमने आपको ये बताया था कि सर जेम्स स्टीफन को किस और तरीके से जाना जाता है। तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर जेम्स स्टीफन को और किस नाम से जाना जाता है, उन्हें किस बारे में जाना जाता है, किस तरीके से वो इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। प्लीज कमेंट करिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग को अगर पता है तो, और नहीं पता है तो प्लीज जाकर के मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए, उसमें हमने आपको बताया है कि सर जेम्स स्टीफन कौन है, किस लिए जाने जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। A transaction can include both physical act done by a person, यहां तक कि फिजिकल एक्ट भी उसमें रिलेटेड होगा, और वर्ड सेड, कुछ उसके द्वारा वर्ड कहा गया या स्टेटमेंट कहा गया, सारे कुछ भी उस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकता है, कुछ भी उस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकता है। अगर चाहे वो फिजिकली कह रहा हो, बोल रहा हो, कोई एक शब्द कह रहा है या कोई सेंटेंस कह रहा हो, ये सारे फैक्ट इन इशू से अगर कनेक्टेड है तो, and it can be such words spoken by a person which have done such act or some other person connected with the issue। हो सकता है कि ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई हुआ घटना घटित हुई, कोई इवेंट हुआ, कोई ऑफेंस हुआ, घटना घटित हुई इन दोनों के बीच में, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वर्ड स्पोक किया गया है, देखा गया है या एक्ट किया गया है वो केवल ए और बी के द्वारा ही हो सकता है यहाँ पे सी प्रेजेंट हो, डी प्रेजेंट हो, ई प्रेजेंट हो, कोई भी किसी के द्वारा किया गया एक्ट, यहां तक कि कुत्तों का भौंकना भी इससे रिलेवेंट हो जा रहा है, वो रेजिस्ट्री का पार्ट बन सकता है कि रात में इतनी जोर से कोई आवाज हुई, आवाज पड़ोसियों के द्वारा सुना गया आवाज, इतने बजे रात के 12 बजे एक बहुत जोर से आवाज आई इनके घर से, पड़ोसी के घर से, तो आवाज सुना, उसके बाद तुरंत कुत्ते भी भौंकने लगे, उससे 10 मिनट बाद कुत्तों का भौंकना सुनाई दिया आवाज के होने के बाद। तो ये सब क्या है, ये सब रेजिस्ट्री फॉर्म हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन में आ रहा है, और ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। It includes spontaneous and immediate facts in which fabrication of false stories are not possible। यहाँ पे false story हो ही नहीं सकती भाई, फैब्रिकेशन कैसे हो सकता है जब वो महिला निकल के आई बाहर, बस कमरे से बाहर निकल के आना, इस बीच में इतना समय गैप था ही नहीं कि कोई चीज स्टोरी फॉर्म हो सके, कोई नई चीज फैब्रिकेट हो सके, कुछ नहीं हो सकता इस बीच में। तो इसलिए ये रजिस्ट्री के अंदर फॉल करेगा और ये एक ही ट्रांजैक्शन का माना जाएगा और ये रेलेवेंट माना जाएगा, और बस ठीक है। तो आपको इतना हमने अच्छे से बताया, ये 2 केसेस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम वाले केस भी नहीं थे, ये तो काफी इंटरेस्टिंग केस था, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस। सो अवर नेक्स्ट केस इज आर वर्सेस एंड्रयूज। आर वर्सेस एंड्रयूज 1987 का केस है। इस केस में कहा गया था, in order to answer the question of whether the possibility of concoction or distortion could be disregarded, the judge must first consider the circumstances। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जज जब कोई भी एविडेंस लेगा, अब उसे रजिस्ट्री के अंदर वो डालना है या नहीं है तो डिपेंड करेगा जज के ऊपर। तो जज पहले ये देखेगा कि जब घटना घटित हुआ, क्या उस बीच में ये पॉसिबिलिटी थी कि उसे कॉन्कॉक्शन या डिस्टॉर्ट किया, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी मिक्सचर किया जा सकता है घटना में, उसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, क्या इतना समय था। उस सर्कमस्टांस को पहले वो कंसीडर करेगा, देखेगा कि ऐसा सर्कमस्टांस था कि इस सर्कमस्टांसेस में इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। क्या जो व्यक्ति जो ट्रॉमेटाइज है, जो कि विक्टिम है उस समय, क्या उसके दिमाग में ये थॉट्स आ सकते हैं कि चलो मैं फैब्रिकेशन करता हूं उस दौरान। जैसे कि हमने अभी पहले वाले केस में देखा है, बेडिंगफील्ड वाले केस में, कि उस औरत का गर्दन कटा हुआ है, गला कटा हुआ है, वो बाहर आती है और ये कहते हैं कि देखो बेडिंगफील्ड ने क्या किया मेरे साथ। तो क्या उसके पास इतना समय था उस समय कि वो
क्या वो इतना ट्रॉमेटाइज, किसी का गला कटा हुआ है तो इतना ट्रॉमेटाइज होने के बाद कोई क्या फैब्रिकेशन कर सकता है? तो जज को पहले ये देखना होगा कि उस समय सरकमस्टांसेस को चेक करना होगा और उस सरकमस्टांसेस में दिया गया स्टेटमेंट को जानना होगा, ध्यान देना होगा कि इस सरकमस्टांसेस में क्या इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा सकता था, क्या इतना विक्टिम ट्रॉमेटाइज था या नहीं था। This would have the impact that what the complainant said was an instinctive reaction to that event. वो तुरंत, उसका इंस्टिंक्ट था, वो तुरंत रिएक्ट किया। इसके बाद कोई सर पे अगर आपके आपके नहीं मतलब किसी एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति है ए, ठीक है। अब इसके सर पे कोई बी जो है वो बड़ा सा डंडा ऐसे मारने वाला है, अभी अभी बड़ा सा डंडा ऐसे लिया और ऐसे बिल्कुल मारने ही वाला है ए के सर पे। तो तुरंत ए का रिएक्शन क्या होगा? अरे वो दूर हटेगा, ऐसे हटेगा, हाथ हटाएगा, पीछे हटाएगा। तो उस समय दिया गया तुरंत रिएक्शन, इंस्टिंक्ट रिएक्शन, कि उसको समय ना मिले बीच में, इस तरह का रिएक्शन ही रेजिस्टेंस माना जाता है। अब आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, जैसे बी ने तुरंत ऐसे मारने के लिए हाथ उठाया ए के, तो तुरंत या तो ए की पलक झपकेगी, ये तुरंत हाथ पीछे करेगा, या मुंह से आवाज निकलेगा, अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रहे हो, इस तरीके का जो भी आवाज निकलेगा। ये सारे स्टेटमेंट, ये सारा ए के द्वारा किया गया एक्ट ही रेलेवेंट है, ये रजिस्टर के अंदर फॉल करेगा, एक ट्रांजैक्शन में से माना जाएगा, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट रिएक्शन टू दैट इवेंट गिविंग नो रियल अपॉर्चुनिटी फॉर रीजन रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ए के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं कि ये बीच में कोई फैब्रिकेशन कर सके, कोई रिफ्लेक्ट करके चीज को दिखा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पास समय। The judge would then be entitled to conclude that the pressure of event would exclude the possibility of concoction and distortion. कि इतना ज्यादा प्रेशर था इस इवेंट का, जब बी ए को मार रहा था, इतना ज्यादा था प्रेशर ए के ऊपर कि उस समय वो सोच ही नहीं सकता था कुछ और, किसी और चीज के बारे में, इतना ज्यादा प्रेशर था। तो जज को पहले ये देखना पड़ेगा, इस चीज को कंक्लूड करना पड़ेगा, इस सरकमस्टांसेस को कंसीडर करना पड़ेगा कि उस समय सरकमस्टांसेस कैसी थी, किस तरीके का ए के ऊपर प्रेशर था, या बी जो भी एक्ट कर रहा था उस समय एक्ट के दौरान क्या हो सकता था, या सी जो वहां पे खड़े होकर देख रहा था, डी जो यहाँ पे खड़ा था, ये सारे किस तरीके से वहां पे रिएक्ट करते, ये सारे सरकमस्टांसेस को जजेस को कंसीडर करना पड़ेगा जब आप इसको रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉल करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन दे रहे हैं। This would be as long as the statement was made at the approximate time of event. ये तभी हो सकता है भाई ना कि जब वहां पे टाइम गैप ज्यादा ना हो। टाइम गैप अगर होगा तो ऑब्वियसली दिमाग तो है ही, कुछ न कुछ तो इसमें फैब्रिकेशन होगा ही। जब टाइम गैप को ही हटा दिया जाए तो फैब्रिकेशन हो ही नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट, this means that the thing said by the complainant must be sufficient spontaneous, तुरंत होना चाहिए, meaning it must be closely associated with the incident। अब यहाँ क्या कर रहा है, वो closely associate होना चाहिए इंसिडेंट के से, जो घटना घटित हुई उससे बिल्कुल सटा होना चाहिए, so much so that it can be assumed the mind of the complainant was still dominated by the incident at the time they said that statement। मीन्स कि ये मान ले, इस तरीके का होना चाहिए घटना कि जैसे जो ए का माइंड है इस समय वो इस तरीके से डोमिनेट हो गया है इस इंसिडेंट के द्वारा, जब बी उसके ऊपर मार रहा है ऐसे डंडे से, तो उस समय ए का जो दिमाग है वो बी के घटना से, बी से इस तरीके से कनेक्ट हो गया है, उस घटना से ऐसे कनेक्ट हो गया है कि अब वो घटना ए के दिमाग पर डोमिनेट कर रही है कि वो उस समय कोई और चीज सोच नहीं सकता है, कोई और चीज कर नहीं सकता है। वो जो भी बोलेगा वो यही बोलेगा, उस घटना के बारे में बोलेगा, उस घटना से रिएक्ट करके बोलेगा तुरंत। तो इस तरीके से क्लोजली एसोसिएट होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। Therefore, the judge must be satisfied that the incident which provided the trigger for the statement was still operative and effectively। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं। इस केस में बताया गया है कि किस तरीके से आर वर्सेस एंड्रयूज के केस में ये बताया गया कि किस तरीके से जज को देखना है,
अपना पर्सपेक्टिव दिखाना है कि कोई घटना आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हो रही हैं। जज को गाइड किया गया है, गाइडलाइन दिया गया है कि जज किस तरीके से देखेगा रेजिस्ट्री के रोल को, किस तरीके से डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको आर वर्सेस एंड्रयूज का केस और जितने भी अभी तक हमने आपको केसेस बताए, बेडिंगफील्ड का केस, ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपको बता रहे हैं। हम आपको जनरली इंपॉर्टेंट केसेस ही बताते हैं। सो अवर नेक्स्ट केस इज रैटन वर्सेस क्वीन 1971। अब ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब आप ये कह रहे होंगे सारे केसेस ही इंपॉर्टेंट, हाँ भाई सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, सारे केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो रैटन वर्सेस क्वीन के केस में it is an example of application of doctrine of res judicata in a court of law। ये भाई ये केस जो है ना, ये एज ए एग्जाम्पल है कि किस तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ में रेस जेस्टिया के डॉक्ट्रिन को एप्लीकेबल किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इसका फैक्ट देखिए, इसका फैक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो भी एविडेंस एक्ट के केस लॉज है ना, वो इजिली आपको याद हो जाएंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है इसमें सारी चीजें। इसका फैक्ट ये है, अ मैन वॉज चार्ज विथ मर्डरिंग हिज वाइफ। अब इस आदमी को चार्ज किया गया कि ये अपनी वाइफ को मार रहा है, इस ए व्यक्ति को चार्ज किया गया। द अक्यूज क्लेम दैट, ये आदमी कह रहा है कि जो शूटिंग हुई उससे गलती से गोली चल गई थी भाई, इसका फिंगरप्रिंट वगैरह मिला होगा, तो अब ये इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये कहता है कि हमारे से गोली गलती से चल गई और वो मर गई। However, the victim's phone's call to the police was considered to be part of race, and the court found that the accused is guilty for murder। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फैक्ट को, उसके बाद हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन में ये था, द विक्टिम कॉल्ड द पुलिस टू रिपोर्ट दैट हर हस्बैंड वाज होल्डिंग अ गन एंड अबाउट टू किल हर। जब फोन गया पुलिस को, बी ने फोन किया, जो विक्टिम है, जो उसकी वाइफ है, वो फोन करती है पुलिस को और पुलिस से फोन करके ये कहती है कि मेरा पति मुझे मारना चाहता है, उससे वो गन लेके मेरे सामने खड़ा है, मुझे बचाओ, इस तरीके की बात कहती है। और फिर तुरंत कॉल कट हो जाता है जब तक कि पुलिस से कनेक्ट हो पाता, इतना ही बोलती है वो और कॉल कट हो जाता है। द पुलिस लेटर फाउंड द विक्टिम्स बॉडी, बाद में वो मरी हुई मिलती है उसी एड्रेस पे जहां से फोन कॉल गया था। एंड द कॉल टाइम एंड द टाइम ऑफ डेथ वर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मतलब कि हो सकता है कॉल गया हो 9:05 पर और उसकी डेथ हुई हो 9:10 पर। इस तरीके से कनेक्टेड था कि 5 मिनट बाद ही वो मर जाती है। तो यहां पे जो विक्टिम का फोन कॉल था, विक्टिम्स फोन कॉल टू द पुलिस वाज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ रेसिस्टेंस, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सामने गन लेके आके खड़ा है और आप किसी को फोन करके बोल रहे हैं कि अरे वो मुझे मार डालेगा और उसका नाम बोल दे, मेरा हस्बैंड मुझे मार डालेगा, ये बात ये वाइफ बोल रही है फोन पे, तो उस समय तो झूठ नहीं बोल सकती। उस समय वो अंडर प्रेशर है कि उससे मारने के लिए सामने कोई गन लेके खड़ा है। जब वो अंडर प्रेशर में ये बात कह रही है कि वो मेरा हस्बैंड मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, वो गन लेके खड़ा है, तो इस समय वो कुछ फैब्रिकेट कर ही नहीं सकती। इस समय दिया गया उसका स्टेटमेंट क्या आएगा, किसके अंदर फॉल करेगा, रेस जेस्चर के अंदर फॉल करेगा, वो कनेक्टेड माना जाएगा, वो सेम ट्रांजेक्शन का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर प्रेशर में इतनी बात कह रही है, किसके, इंसिडेंट का इतना प्रेशर था बी के ऊपर कि उस प्रेशर में ये कुछ फैब्रिकेट नहीं कर सकती थी, और उसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट रेस जेस्चर के अंदर फॉल करेगा, और ये काफी मजबूत एविडेंस माना जाता है भाई। Res geste, the doctrine of res geste states that the statement made during an event or part of the event itself are admissible as evidence। या तो इवेंट खुद या तो उस इवेंट का पार्ट, तो यहाँ पे जो उस महिला का, उस वाइफ का, उसके फोन कॉल था, वो भी इवेंट का पार्ट माना गया। दिस इज बिकॉज दे आर मेड ड्यूरिंग द इवेंट आर लाइकली अनलाइकली टू बी फैब्रिकेटेड, क्योंकि वो जो उसका फोन कॉल था इस वाइफ का, वो फैब्रिकेट नहीं हो सकता था कभी भी। जब वो फैब्रिकेट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, उस दौरान किया गया, उस इवेंट के दौरान किया गया उसका एक्ट है फोन कॉल, तो ये फैब्रिकेट नहीं हो सकता, इसलिए उसे सेम ट्रांजैक्शन का माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको ये केस क्लियर हो गया रैटन वर्सेस क्वीन का। अवर नेक्स्ट केस इज रेस जेस्चे इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे। भाई हम लोगों ने अभी तक इस चीज को जान लिया है कि हियरसे का एक्सेप्शन है रेस जेस्चे। अब यहाँ पे केस भी इससे रिलेटेड आर वर्सेस फोस्टर का। अब अगर आप एक्सेप्शन लिख रहे हैं
हियरसे का, रेजिस्ट्रे को, तो उसमें ये केस लिखना भी भाई जरूरी है, आर वर्सेस फोस्टर का। इस केस में कहा गया था, दिस केस वाज एस्टेब्लिश्ड दैट द स्टेटमेंट मेड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्ट्रे कैन बी एडमिटेड एज एन एक्सेप्शन ऑफ हियरसे रूल। हियरसे रूल को पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज जाकर मेरा लेक्चर देखिए, जिसमें हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस के बारे में, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस का लेक्चर, सेकेंड लेक्चर है, आप उसको जाके देखिए। हियरसे एविडेंस कब होता है, जब कोई व्यक्ति है, ये विक्टिम है, विक्टिम के द्वारा कहा गया बात, ए विक्टिम है, बी जो वहां पे नहीं था, पर ए ने बी को कोई बात बताई, विक्टिम के द्वारा कहा गया बात। अब इस बी ने कोई इसकी बात सुनी, ए की बात सुनी, विक्टिम की बात सुनी, बी गया कोर्ट में कोई बात कहने के लिए, वही बात कहने के लिए जो ए ने कही थी उससे, तो यहां पे ये भी एक्सेप्शन का में फॉल करेगा, हियरसे के एक्सेप्शन में फॉल करेगा, रेजिस्ट्रेशन के अंदर आएगा, बी के द्वारा जो बात कही जाएगी। जनरली इसे एडमिट नहीं किया जाता है, एक क्योंकि कहा सुनी बातों में जो भी एक के बाद एक अगर कोई बात कहता है तो उसमें भाई फैब्रिकेशन हो जाता है, मिलावट हो जाता है, ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर एक एक ए है, बी है, सी है और डी है, ए बी के कान में कोई बात कहता है, बी सी के कान में कोई बात कहता है, और डी सी डी के बात में कोई कान कहता है, ऐसा हो जाता है। अब जब ए की बातें को सुनेंगे और डी की बातों को सुनेंगे, ये दोनों आपस में बहुत डिफरेंस रहेगा, इन दोनों में कोई आपस में कनेक्टेड नहीं रहेगा, बिल्कुल ही बदल जाएंगी बात, इसलिए हियरसे एविडेंसेस को नहीं एडमिट किया जाता है। लेकिन रेस जस्टिस का एक्सेप्शन हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, अब ये इस केस में हम लोग ये समझेंगे कैसे हो जा रहा है एक्सेप्शन इसका। A witness was only able to see a speeding vehicle but not the accident। अब भाई यहां पर A था, एक विटनेस था, B और एक C, B जा रहा था और C जा रहा था। A देखता है, ये जो विटनेस है वो देखता है कि जो C है बहुत तेज से गाड़ी चलाते हुए गया, बहुत स्पीड में गया, ऐसा स्पीड में गया कि ए से भी टकराने ही वाला था बिल्कुल। सी इस तरीके से गाड़ी चलाते हुए गया, कौन देखा, ए जो कि आई विटनेस है। द विटनेस वॉज अलाउड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ वॉट द डिसीज सेज दैट इट द कॉज ऑफ इंजरी ऑफ, इवन दो इट वॉज डिराइव्ड नॉलेज एंड इट इज अ हियरसे एविडेंस। अब जब बहुत तेज से गाड़ी जाते हुए सी का देखा ए ने, बाद में जब ए वहां पहुंचता है तब तक सी निकल गया रहता है, लेकिन बी की गाड़ी वहां पे टकराई हुई, गिरी हुई, पलटी हुई दिखती है। ए उठ के जाता है भाई देखने के लिए गाड़ी के पास, ऑब्वियसली अब गाड़ी टकराई हुई है तो इंसानियत के नाते ए जाता है। ए ये पहुंचा यहाँ पे गाड़ी के पास, देखा टकराई हुई है, उसमें से देखता है कि बी वहां पे पड़ा हुआ है, और बी कह रहा है ए से कि अरे वो जो अभी नीली कलर की गाड़ी गई थी, हरी रंग की गाड़ी गई थी, या फिर वो उसने मेरी गाड़ी से टकराया और मैं अभी ऐसे हो गया, मुझे बचा लो, ऐसा करके कहता है बी। तो इस दौरान कहा गया स्टेटमेंट बी का ए से, ये रेस जेस्चर फॉर्म कर ले रहा है, ये उसी ट्रांजैक्शन का माना जाएगा। Res geste states that statement made by a person are so closely connected to event, so they are in a same transaction. It means there is no time to fabricate the false story। यहाँ पे टाइम ही नहीं था, अगर बी पड़ा हुआ है भाई, उसका एक्सीडेंट हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, तो बी इतना समय में कैसे फैब्रिकेट कर सकता है कुछ भी। और ए तो आई विटनेस था, सी की गाड़ी को देखा उसने कि ये कार बहुत तेज से वहां गई, ये कार जो इस कलर की कार थी, ग्रीन कलर की कार थी या ब्लू कलर की कार थी, ये बहुत तेजी से गई वहां आगे, तो सी ने खुद देखा था, और आगे जाकर देख रहा है तो उससे दूसरी कार टकराई हुई पड़ी है, वहां पे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि वो ग्रीन कार वाला मुझे टकरा के गया। तो यहाँ पे कहा गया स्टेटमेंट, देखा गया ए के द्वारा, सारी चीजें रजिस्टर के अंदर फॉल कर जाएंगी और हियरसे का एक एक्सेप्शन बन जाएगा ये। आई होप दोस्तों आपको सेक्शन 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी अब नहीं होगी। इसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से केस लॉज देख लिए, बहुत सारे केस लॉज देखे, इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशंस देखा अच्छी तरीके से, केस को अच्छी तरह से पढ़ा, टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, सेक्शन को अच्छे से पढ़ा,
तो अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर आप पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, जो कि हमने अभी आपको नोट से पढ़ाया है, जिस नोट से अगर आप उस नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस नोट्स को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज में। आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके पेमेंट करेंगे, 21 रुपीज जैसे ही हमारे पास आएगा उसी समय आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। आप इस नंबर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। Thank you very much दोस्तों for joining me and listening me.